सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन पर आज चंद बातें की जा सकती है। एक वो जो सेवानिवृत्ति का इंतजार करता है, दूसरा वो जो सेवानिवृत्त हो चुका है। रिटायर्ड नहीं, बट टायर्ड नहीं, रिटायर हो। लोग तीन तरह से जीवन को जीते हैं, खास करके जो सर्विस कर चुके हैं वो जब रिटायर होते हैं, महाविद्यालय से जो रिटायर होते हैं, या जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, इन दोनों जीवन का कितना फर्क होता है ये देखा जा सकता है। मैं हाल ही में 3 दिन पहले 3 दशक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ। वैसे इसको अगर सही अर्थ में बोला जाए तो यूँ कह सकते हैं कि मैं 6 दशक तक शिक्षा से जुड़ा रहा। 3 दशक शिक्षा लेने के और 3 दशक शिक्षा देने के, इस तरह से 6 दशक शिक्षा से खास करके पुस्तकीय जीवन से जुड़ा रहा। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो पुस्तक मेरे साथ रहने वाली है, क्योंकि मैं पुस्तक का पाठक हूँ, रहा हूँ, था और रहूँगा। तो इस अर्थ में खास फर्क नहीं आता। फर्क इतना आता है कि अगर एक प्रोफेसर सेवानिवृत्त होता है तो भी प्रोफेसर होता है, लेकिन एक प्राचार्य या किसी भी हेड का, डिपार्टमेंट का हेड, पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम अगर रिटायर होते हैं, सत्ता से उतरते हैं। पुलिस वाले के बारे में कहा जाता है कि अगर पुलिस का सिपाही जिसको कि 3-4 दशक तक रुआब से जो नौकरी की थी, लोग सैल्यूट करते रहे, झुक करके सलाम करते रहे, उन्हें रिटायर होने के बाद उस तरह का सलाम नहीं मिलता। कारण कि जिस सीट को लोग सलाम करते थे वो सीट पर अब आप नहीं हैं। अब आप क्या है? आम नागरिक रहे होंगे आप जिले के मालिक या विभाग के हेड, अब आप वो सब नहीं है। इसलिए आपको वो इज्जत नहीं मिल सकती जो वहाँ मिला करती थी। जो आपका दबदबा था, जो पावर थी, वो चली गई। पावर के बिना आदमी कैसे जीता है? तो एक पुलिस या ऑफिसर से मुलाकात हुई तो बताते हैं कि पुलिस वाला जब रिटायर होता है, जब उसकी वर्दी उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे चमड़ी उतर रही हो, क्योंकि जो इज्जत उसे उस वर्दी से मिलती थी, वर्दी के बाद अब वो सड़क पर चलता हुआ आम नागरिक होता है। और यही कारण है कि पुलिस वाले या ऐसे हेड पर, ऐसी सीट पर रहे व्यक्ति का जीवन खालीपन से भर जाता है, वो एकाकी रह जाता है। अब वो लोगों से जुड़ना भी चाहे तो भी जुड़ नहीं सकता। उसका अहम, उसका सोच, उसकी मानसिकता, आखिर 6 दशक कम नहीं होते जीवन के, और 6 दशक के बाद तो उतार होता है। इस जीवन को कैसे जिए? अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आप साधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो यही खालीपन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आज का जीवन भाग दौड़ का जीवन है। आप 6 दशक तक भागते दौड़ते रहे और पैसा कमाते रहे। अब आप घर पर हैं, घर में कभी बैठे नहीं, अब उस घर में रहना होगा। खाली खाली लगेगा दिल। उस अखबार को कितनी बार पढ़ोगे,
जो पढ़ा जा चुका है। कितने लोगों से मिलोगे और लोगों से आपकी सोच मिलती हो, ये जरूरी भी नहीं। खासकर इस भौतिकवादी दौर में, जब आप मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हो, जिससे कि व्यक्तियों से जुड़ाव नहीं होता, ऐसे में वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये कि खासकर मैं 6 दशक, लोग 30 या 40 साल सर्विस करते हैं। मैं बचपन से जिस पुस्तक से जुड़ा रहा, उसी पुस्तकीय पेशे से रहा, ये मेरा सौभाग्य कह सकते हैं। और वो पुस्तक ताज़ जिंदगी मेरे साथ रहने वाली है। लेखकों ने जो लिखा है, कथा साहित्य लिखा है, और उन कथा साहित्य में, उन पात्रों में वो समाज होता है, समाज का चेहरा होता है, वो चरित्र, समाज किस दिशा में जा रहा है, उस चरित्र को समझने का अवसर साहित्य के द्वारा मिलता है। हर दशक में लगता है जैसे समाज का चेहरा बदल रहा है। संयोग ये रहा कि भले ही गांव से जीवन आरंभ किया और ये सोचा था कि गांव से कोई भी पढ़ लिख करके गांव से बाहर नहीं गया, संयोग ये रहा कि 8वीं पास करते करते सप्लीमेंट्री आ गई। तो हमने सोचा कि खेती बाड़ी करनी है, लेकिन पिताजी का दबाव था। पिताजी की सोच को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उनके मन में था कि बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि गांव से 2-4 ही लड़के पढ़ रहे थे, तो उनको लगा कि सब कुछ है, लेकिन परिवार में एक पढ़ा लिखा बच्चा भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब स्कूल की घंटी बज रही थी, पिताजी ट्रैक्टर लेकर के खेत की तरफ जा रहे थे। मैं ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए कि पढ़ाई हो गई पूरी, अब संभालेंगे खेती बाड़ी। स्कूल के सामने से ट्रैक्टर का गुजरना हुआ, घंटी का बजना हुआ। पिताजी बोले, स्कूल की घंटी बज गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने वही कहा कि अब पढ़ाई हो चुकी, 8वीं तक की पढ़ाई थी, घंटी बज रही है। बोला कि तुम सप्लीमेंट्री आए हो, घंटी बजी है, इसका मतलब 8वीं पास करोगे, इसलिए पुनः 8वीं में जाओ और उतरो। जिस तरह से उन्होंने उतारा कि मैं सीट पे बैठ नहीं सका, उनका ये कहना 2 वाक्य, मैं उतरा, बस्ता उठाया और सर झुका करके 1 साल तक उसी स्कूल में, जिससे कि मुझे बाहर होना था पास होकर के, पुनः बैठना पड़ा। तो पहली बार एहसास हुआ कि पुनः उन्हीं लड़कों के बीच में बैठना कितना शर्मनाक होता है। मुझे इस बात का एहसास हुआ। इसके बाद गांव से सवाई माधोपुर की यात्रा सीनियर और बीए सवाई माधोपुर से की गई। हालांकि एक बात और रह गई कि मैंने कहा था कि अगर हम आगे पढ़ेंगे और आगे भी अगर इसी तरह से पूरक आ गई या फेल हो गए तो मैं वापस लौट आऊँगा। तो पिताजी का वादा था कि तुम 9वीं 10वीं तक पढ़ो, 2 साल पढ़ करके आ जाओ, लेकिन 10वीं तो पढ़ करके आओ। तो मैंने भी एक बात कही थी कि ठीक है, जब तक हम फेल नहीं होंगे पढ़ते रहेंगे। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मैं जब तक
फेल नहीं होऊंगा, पढ़ता रहूँगा, फेल होते ही मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई की जाएगी। और यही हुआ कि 10वीं बोर्ड उस ज़माने का जो 17% लड़के पास होते थे, उसमें सेकंड डिवीज़न आना, उससे मेरी रुचि थोड़ी डेवलप हुई। और फिर सीनियर में भी सेकंड का आना, और बीए में भी उसी तरह से आना। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय जाएंगे। पिताजी बोले जा सकते हो। जयपुर अर्थशास्त्र में काम कर रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन किसी विद्यार्थी के कहने पर कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तो बात ही कुछ और है। और वो एक वाक्य बोला करता था, JNU इज JNU। इसी बात पर मैंने JNU का टेस्ट दे दिया। उसको दरअसल 10 + 2 + 3 चाहिए था, लेकिन मैं था 10 + 1 + 3। सो MA प्रीवियस पास चाहिए था, और अर्थशास्त्र के MA पास प्रीवियस का उसके लिए योग्य हो गया। मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में पास हो गए। सो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पुनः MA हिंदी, MPhil, PhD करने का अवसर मिला। शायद यही कारण था कि पुस्तक से सरोकार 9वीं कक्षा से आरंभ हुआ, सो PhD करने तक। और जब महाविद्यालय व्याख्याता बन करके दमन जाने का अवसर मिला तब, और जब राजस्थान RPSC पास करके बूंदी आने का अवसर मिला, उसके बाद में लगातार पुस्तक से जुड़ा, एकेडमिक कार्यकलापों से जुड़ा, और क्रम इस तरह से चला कि वहाँ से मुझे रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स करने थे जो राजस्थान में संभव थे, लेकिन एडवांस स्टडीज शिमला में ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स किया गया। तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया गया। ये क्रम ये कहता था कि पुस्तक पढ़ करके ही इस एकेडमिक जीवन को मैं कुछ दिया या लिया जा सकता है। सो UGC से कुछ शोध करने का अवसर मिला, पुनः एडवांस स्टडी जाकर के एसोसिएट बने हैं। इन सारी चीज़ों ने सर्विस करने के साथ साथ किताबों से जुड़ाव जिस तरह से किया, बेशक सर्विस करते हुए राजकीय महाविद्यालय बूंदी ने हिंडोली का इंचार्ज बनाया। तो इंचार्ज का मतलब हेड, हेड मतलब प्राचार्य। तो यूँ कहें कि कुछ हद तक 4 साल की वो सीट मिली, लेकिन प्राचार्य की हेडशिप जिसे कहते हैं वो मैंने कभी भी प्रोफेसर पर हावी नहीं होने दी। मैं आम आदमी रहा। आम आदमी इसलिए रह सका कि कथा साहित्य का पाठक होने के कारण, उपन्यासों के पाठक होने के कारण, पाठकीय समझ, सोच बाध्य करती रही। जिस भी उपन्यास को पढ़ता उस पर लिखता। फिर दौर बदला, कोरोना आया, वीडियो बनाने का दबाव आया, तो जो कुछ पढ़ाया जाता है वो वीडियो के द्वारा पढ़ाया जाए। तो पढ़ने पढ़ाने का मतलब पाठक होना, स्वाध्याय करना, अध्ययन और अध्यापन करने के चलते मेरा ख्वाहिश थी कभी नहीं कि प्राचार्य बनूंगा। प्रोफेसर यानी आचार्य बनने तक की रही, और आचार्य बनने के बाद ख्वाहिश पूरी हुई। लेकिन जब चुनौती के रूप में प्राचार्यशिप दी गई तो वो भी किया गया, लेकिन कभी भी प्रोफेसर पर हावी नहीं हुए। वीडियो आपके सामने जारी रहे, और यही कारण है तब हम ये बात कह सकते हैं कि कई प्राचार्यों को विदाई दी, हर वर्ष 1-2 व्याख्याता या प्राचार्य। तब ये कहा जाता है कि ये रिटायर हो रहे हैं,
टायर्ड नहीं है। यानी आप जो चाहें कर सकते हैं। यानी वो सीट जिसे थानेदार की सीट या एसडीएम की सीट कहते हैं, वैसी सीट महाविद्यालय में नहीं होती। प्राचार्य की कुछ हद तक होती है, वो भी देखी, लेकिन उसको हावी नहीं होने दिया। सो हम कल भी पाठक थे, आज भी पाठक हैं, कल भी पाठक रहेंगे। फिर लेकिन सेवानिवृत्त होने वाले मेरे अलावा बहुत सारे लोग जो अलग अलग मकाम से रिटायर होते हैं, सत्ता की चमक दमक से, पावर से रिटायर होते हैं, उनका जीवन, जैसा कि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर थानेदार से उदाहरण दिया कि जब वर्दी उतरती है तो लगता है जैसे चमड़ी उतर रही हो, ऐसे सत्ता से उतरने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो 7वां 8वां दशक देख पाते। वो लोग जो सामान्य तौर पर जीवन जी सकते हैं, जिनके पास पावर का एहसास नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी के लिए अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सेवानिवृत्त है, चूंकि मैं हूं आज इस वीडियो के दौरान, हो सकता है संभवतः दूसरा वीडियो भी इस संदर्भ में बनाना पड़े तब, जबकि अगर कोई लोग इसको सुन करके सवाल करें, सवालों के जवाब देने पड़े, तो जवाब के बतौर दूसरा वीडियो आ सकता है। मैं पहले ही बता दूं कि वो लोग जो रिटायर होते हैं, अकेलेपन खालीपन के शिकार होते हैं, लेकिन जो कहते हैं वानप्रस्थ, जो 4 आश्रम थे, 25 वर्ष में जो बांटे गए थे, शिक्षा लेने के 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन के 25 वर्ष, फिर 50 के बाद के वानप्रस्थ जीवन। तो इसी तरह से अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपकी सोच बदलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आप कुछ एकदम नया नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पता चला कि बुद्ध के वीडियो, विपश्यना के वीडियो मैंने कुछ बनाए थे कि अगर आप खालीपन, अकेलेपन के शिकार है और अकेलेपन से परेशान है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े जीवन को मोड़ दीजिए और इस खालीपन, एकाकीपन का मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, जीवन को एक दूसरी दिशा की ओर ले जा सकते हैं। विपश्यना के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप बेवजह के काम धाम से मुक्त हों। तनाव से भरी जिंदगी के लिए रिटायर होने से मतलब नहीं, आप सर्विस में रहते हुए भी विपश्यना कर सकते हैं। और विपश्यना करने का मतलब ये होता है कि आप कभी खाली और अकेलेपन के शिकार नहीं हो सकते। हम अपने जीवन को बाजार की दौड़ में और पाने की दौड़ में जीवन को एक तरह से बर्बाद किए दे रहे हैं। जीवन वही नहीं है, मकान बनाना, दुकान बनाना, महल बनाना, जमीन प्लॉट खरीदना। आपका जीवन अब तक बाहर की तरफ था, दिखावे की तरफ था। अब आपको अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये अंदर कैसे जाएं? ध्यान और साधना, यानी मन को समझना। और मन की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे विपश्यना कहते हैं। और विपश्यना के लिए आपको 1-2 घंटे सुबह प्रातःकाल अपने नहा धो करके, दैनिक क्रियाकलाप से निपट करके बैठना होता है
और विपश्यना जिसे कहते हैं, जब मैं ध्यान कह रहा हूँ तो इसकी पूरी प्रक्रिया है। आप विपश्यना सेंटर में जा कर के इसे एक तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। 10 दिन तक आप वहाँ यही काम करते हैं, मौन रहते हैं, 10 दिन तक मोबाइल से दूर रहते हैं और अंदर जाने का पूरा अवसर वहाँ आपको सुलभ होता है। तो रिटायर होने का मतलब टायर्ड होना है। वैसे भी जब रिटायर हो चुके हैं तो जीवन तो बदल जाना है। जिस ऑफिस में आप रोज जाया करते थे, सुबह तैयार होते थे, तैयार होकर के टिफिन बनाते थे, एक व्यस्त जिंदगी थी, शाम को लौट रहे हैं, व्यस्त जीवन है। अब ऐसा आपाधापी नहीं रही। सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बाई द वे उसी कार्यालय में चले गए या उसी महाविद्यालय में चले गए तो अब आपको कौन जानता है। और 2-4 साल बाद आपको जानने वाले भी नहीं मिलेंगे। जहाँ आपको नमस्कार मिलती थी वो नमस्कार अब मिलने वाली नहीं है। तब समाज, परिवार, इन सब का रुख बदल सकता है। लेकिन अगर आप उस स्तर से नीचे उतर करके या अपने आप को समझने के लिए ध्यान जिसे कहते हैं, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वो पद्धति क्या थी ये हमें अभी बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ विपश्यना सेंटर जाने की ज़रूरत है, जो ऑनलाइन पर फॉर्म भरा जाता है, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, फिर आपको 10 दिन बाद रहने का अवसर मिलता है। वैसे आप सेवानिवृत्त है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ रहने का जितना खर्च होता है उतना आप दे करके आ सकते हैं। वो बाय द वे आपके पास इतना नहीं है तो वहाँ कोई ये नहीं कहता कि इसका चार्ज दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, खाना पीना रहना सब फ्री। लेकिन अगर आप सरकारी सेवा में हैं, व्यापारी है, तो आपका दायित्व बनता है कि वो चल रहा है, चलता रहे, अगले व्यक्ति भी वहाँ आकर के शिविर में ध्यान कर सके, जीवन को बदल सके। इसके लिए पैसा हम सब, आप सबका होता है। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप 10 दिन रहें तो आपकी जगह 1 और या 2 रह करके या 5 रह करके इतना आप दे करके आ सकते हैं। इस तरफ से वो ध्यान शिविर लगातार चल रहे हैं। जो नहीं दे पाते उनके लिए कोई पाबंदी नहीं कि पैसा दिया ही जाए। तो इस तरह से हम इस सेवा निवृत्ति को जी सकते हैं। ये कुछ बिंदु थे जिसकी बात मैं करना चाह रहा था। अब क्या करें, ये सवाल उठेगा। घर में बच्चे या पत्नी भी कहेंगी, उनके भी सवाल होंगे, इन सब से आपको मुठभेड़ करनी होगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अब जीवन का रुख बदलें। अब तक आपने बाहर देखा, अब अंदर देखें। ये अंदर देखने का बहुत बेहतरीन अवसर है और इसके लिए आप अन्य वीडियो सुन सकते हैं, ध्यान विपश्यना की। तो विपश्यना क्या है? इसके बारे में छोटी सी बात करके मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। विपश्यना क्या है? विपश्यना अपने आप को देखना, शरीर के हर अंग को देखना, संवेदनाएं महसूस करना। इससे पहले का स्टेज आता है आनापान, आती जाती सांस पर ध्यान लगाना। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, सांस सभी की चलती है। वो मंदिर में जाता है या मस्जिद में या चर्च में। मंदिर में जाने वाला मस्जिद में नहीं जाएगा, मस्जिद में जाने वाला मंदिर में नहीं जाएगा, लेकिन सांस पर ध्यान केंद्रित करना,
सांस सभी को लेनी है। उसी सांस को मध्य नजर रख करके, उसी सांस को आधार बना करके अब आप अपने जीवन को, इस मन को या अपने आप को समझने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। बेशक आप पुस्तक के पाठक नहीं होंगे तो आप ये कर सकते हैं, और पुस्तक के पाठक भी है तो भी आप ये कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं तो भी ये कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि इस काम को रिटायर होने के बाद किया जाए, बचपन से भी किया जा सकता है। अगर महाविद्यालय के विद्यार्थी भी इसे करते हैं तो उसको पढ़ने में, लिखने में, याद करने में, ध्यान को एक जगह केंद्रित करने में ये विधि कारगर साबित हो सकती है। आंख बंद करके ध्यान लगाना, सांस को आती जाती सांस पर ध्यान लगाना, इससे क्या होगा? ध्यान केंद्रित होता है, एक जगह पर टिकता है। आज इतनी सारी चीजें बाहर देखने की है, क्या हासिल होता है? और अब तक आपने इतना कुछ देखा, क्या मिला? और जो कुछ भी आपको मिला है वो कब तक आपके साथ रहेगा? ये सब समाप्त प्राय, नष्ट प्राय। ये जीवन में जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी बनाया है, वो सब अनित्य है, यानी खत्म होने वाला है। अब जितना जीवन बचा है उसको आप फिर उसी आपाधापी में, फिर उसी प्लॉट, मकान, दुकान लेने में लगाएं। ये तो कुकुर मुत्तों की जिंदगी है, कुकर और शुअर की जिंदगी है कि अब आपको पता नहीं कि जो सांस बाहर जा रही है वो अंदर आएगी ही। कभी भी आप इस दुनिया से कूच कर सकते हैं। दूसरा कड़वा सच जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यह है कि बहुत सारों को ये नसीब नहीं होता कि वो रिटायर हो, रिटायर होने से पहले ही कूच कर चुके होते हैं। तो ऐसा अवसर, अब चूंकि आप रिटायर हैं, अब आप फिर वही काम करें जो अब तक करते आए। यानी कुछ लोगों को तो वो करने का, रिटायर होने का ही अवसर नहीं मिला, आपको ये अवसर मिला है। अब क्या करें? वही काम करें जो अब तक किया है। तब फिर ये जिंदगी उस बैल की तरह, घानी के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटना हुआ। अब आपको अपने अंदर झांकने की, अपने आप को समझने की, मन की मनोवृत्ति को समझने की ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप सांस देखते देखते ध्यान में लीन हो जाते हैं। आओ इसी विपश्यना मार्ग से आप ये समझ पाते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। और ये समझेगी कि 60 वर्ष तक जो किया उससे हमने दुख ही बढ़ाए हैं। सुख की खोज की, मिला दुख। इसलिए पहले कहा था कि पैसे में सुख नहीं है। किस में है सुख? इसी बात में कि आप ध्यानावस्थित हो, ध्यान में डूबे, मन लगाए। मन जो कहता है वो अब तक करते रहे, अब मन को नियंत्रण करके आप एक जगह सांस पर, आती जाती सांस पर लगाने का उपक्रम कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुन रहे हैं और आपको ये कुछ आपके रास्ते में मददगार हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आपका सवाल जवाब आ सकेगा। और ये वीडियो पहला ऐसा वीडियो होगा जो सेवानिवृत्त लोगों के लिए सोचने पर मजबूर करेगा, या कुछ अलग तरह का करने पर मजबूर कर सकता है। या आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ आपके विचारों से अलग है, तो आप इस पर अपनी सवाल टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।